उससे कहा जाता है जिसके पास इंटेलेक्चुअल पावर, जिसके पास फाइनेंशियल पावर और जिसके पास आर्टिफिशियल पावर। इन तीन पावर जिसके पास है उसको सबसे ताकतवर माना जाता है। लेकिन ये तीनों की पावर जिसके पास है वो हमारे हिसाब से कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों भी पावर जिसके पास होती है वो सारे के सारे उस राष्ट्र को, समाज को दबा के समाज को खड़ा करता है। वो कल्चरल पावर जिसके पास होती है और वही कल्चरल पावर सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में भारत के पास है। इसमें हमारे मुंह में कोई जोड़ नहीं। मैं ये यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ सितंबर 2014 की वो बात, जिस दिन हमारे पंतप्रधान ने यूनो में भाषण करते हुए उसकी शुरुआत की थी कि हर देश अपने देश से प्रेरणा लेकर आता है। मैं भी अपने देश से प्रेरणा लेकर आया और उन्होंने उस प्रेरणा से वहां पर विश्व योग दिवस का प्रस्ताव रखा। आप में से किसी को ये बात पता भी नहीं होगा, जब यूनो में कोई प्रस्ताव रखा जाता है तब उस प्रस्ताव को स्पॉन्सर करने वाले पहले देश होने चाहिए, उसको अनुमोदन देने वाले पहले देश होने चाहिए। तब तक यूनो के इतिहास में अपने भारत के विश्व योग दिवस के दिवस को स्पॉन्सर करने वाले की संख्या थी 140 और तब तक पूरे दुनिया में एक भी प्रस्ताव को अनुमोदन देने वाले इतने देश कभी भी। अगली बात मैं आपको बताता हूं, जब भी यूनो में कोई प्रस्ताव आता है लगभग उसकी औसतन जो समय सीमा होती है वो लगभग 3 साल की होती है। कोई भी प्रस्ताव अगर यूनो में हमने रख दिया तो उसको पारित होने में कितना, अमेरिका जैसा कोई भी देश अगर उसने भी प्रस्ताव रखा तो उसको पारित होने में कम से कम औसतन 3 साल लगते हैं। भारत का ये प्रस्ताव खाली 3 महीने में पारित हुआ। सितंबर में हमने प्रस्ताव रखा, सब दिसंबर में ये पारित हो गया और खाली पारित नहीं हुआ, पूरे 195 देशों ने इस प्रस्ताव को मान्य कर लिया और अपने अपने देशों में विश्व योग दिवस उस साल से मनाना शुरू किया। ये भारत की पावर, पूरी दुनिया भारत के एक विश्व पर, एक दिन पर इतना सारा गर्व महसूस करने के लिए उनके पीछे क्यों दौड़ो? ये हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति और भारत का जो सबसे उभरता हुआ राष्ट्रवाद होता हो या भारत का जो उभरता हुआ मैं जो दिन देखता हूँ, जो नीति देखता हूँ, उसमें सबसे बड़ी ये है कि भारत में आज तक जो डिप्लोमेटिक अलग अलग परराष्ट्र धोरणों के अलग अलग डिप्लोमेट्स होते हैं, इकोनॉमिकल डिप्लोमेट्स होते हैं, राजनीतिक डिप्लोमेट्स होते हैं, लेकिन अभी भारत में कल्चरल डिप्लोमेसी करना आरंभ किया। और जिस दिन से भारत ने कल्चरल डिप्लोमेसी करना आरंभ कर दिया उस देश में हर देश में, दुनिया के हर देश में भारत जाकर पहुंच चुका। हर देश में भारत पहुंच चुका। प्रस्ताव तो 195 देशों ने मान्य कर दिया, लेकिन आज 130 देशों में विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जहां पर हमारे देश का कभी दूतावास भी नहीं था। आज वहां के देश के लोग भारत में आ रहे हैं, आपको पता नहीं होगा, लेकिन जिस वक्त से भारत ने विश्व योग दिवस का प्रस्ताव रखा उस दिन से भारत में स्पिरिचुअल टूरिज्म ज्यादा बढ़ गया और भारत का वो स्पिरिचुअल टूरिज्म इतना बढ़ चुका है कि आज सारी के सारी दुनिया से लोग भारत में आते हैं। क्यों आते हैं? योग सीखने के लिए आते हैं। कभी कभार मुझे लग जाता है कि योग सीखने के लिए भारत में आते हैं। योग का सबसे अच्छा ग्रंथ गीता है और कभी ना कभी एक ना एक दिवस वो आएगा, एक ना एक दिन वो आएगा कि दुनिया के सारे लोग योग सीखने के लिए, गीता सीखने के लिए गीता साधना शिविर में आने वाला है, क्योंकि योग का सबसे बड़ा ग्रंथ तो गीता ही है। और इसी बात को हाथ में लेकर आपको अभी पता भी होगा, इंग्लैंड में जो सारी राजनीतिक उलथापलट हो चुकी है उसमें जिसका नाम सबसे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आगे आ रहा है उनका नाम है ऋषि सुनक। नाम पता है ना? खबरों में तो आप लोगों ने सुना ही। उस ऋषि सुनक ने अपनी विधायक की शपथ हाथ में गीता की पोथी लेकर, इंग्लैंड जिसने हम पर 150 साल तक राज किया, उस इंग्लैंड के पार्लियामेंट में अपनी विधायक की शपथ वो ऋषि सुनक हाथ में भगवत गीता लेकर करता है। इससे ज्यादा भारत का विश्व गुरु तो और कौन सा हो सकता है? जिस दिन पूरी दुनिया ने उस
उसको विश्व योग दिवस मनाना आरंभ कर दिया, उस दिन भारत ने विश्व गुरुत्व के लिए पहला कदम बढ़ाया। ये खाली एक ही बात है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज भारत की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है। देखो पूरी दुनिया में ना आज एक भय का माहौल। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका हथियार बेचता है। किसी भी देश में वो थोड़ी सी उठा पलट कर देता है, यूक्रेन और रशिया को गिरा दिया और अपने हथियार बेच दिए। चीन क्या करता है? कर्जा बेचता है। आपको आश्चर्य होगा, भारत का जितना जीडीपी नहीं है उतना चीन ने खाली कर्जा बांटा है, $5 ट्रिलियन का कर्जा अकेले चीन ने। अभी वो श्रीलंका अपना पड़ोसी, वो श्रीलंका भिखमंगा क्यों हुआ? क्योंकि वो चीन के कच्चे में लग गया। वो नेपाल भिखमंगा क्यों होगा? चीन के कच्चे में लग गया। अपना जाल चीन इस प्रकार से बिछा रहा है कि उस जाल में सारे के सारे देश फंसते चले जा रहे हैं। एक तरफ यूरोप के पास आ जाए, यूरोप को कहे अरे आप तो कुछ बोलो, विश्व की इस राजनीति में आपको तो कोई भूमिका होनी चाहिए। यूरोप खाली इतना कह रहा है लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए, शांति होना चाहिए, करता कुछ गोरे उपदेश देगा। रशिया का विरोध हो रहा है, सारी की सारी दुनिया में अंगूठा पलट लग चुकी है। ऐसे समय पर एक ही भारत है जो शांति से अपनी नीतियां एक तरफ लगा के रखा हुआ है और दुनिया को मार्गदर्शन कर रहा है कि आपको कैसे रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर बता, 2016 में पूरी दुनिया में पेरिस में पर्यावरण की परिषद हुई थी। उस पर्यावरण की परिषद से पहले 4 परिषदें हुई थी, कोटा की हुई थी, दोहा की हुई थी, बीजिंग की हुई थी, ऐसी 4 परिषदें हुई। उन चारों परिषदों में कोई भी निर्णय पर पूरी दुनिया आ नहीं सकती। आज अगर आपको बताया जाए कि पूरी की पूरी दुनिया में अगर एक सबसे बड़ा संकट कोई है तो पर्यावरण का संकट, एक खाली एक कोई सबसे बड़ा निकटतम संकट है तो पर्यावरण का संकट। पृथ्वी पर एक मारियाना स्ट्रेंज नाम की जगह है जो भूमि के 11 किलोमीटर अंदर है, जहाँ पर सूरज की किरणें बिल्कुल नहीं पहुँचती। वहाँ पर आज प्लास्टिक जाकर पहुँच चुका है और दोनों का हालिया में जो पर्यावरण के ऊपर जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा कि 2050 तक समुद्र में जितनी मछलियाँ नहीं होंगी उससे ज़्यादा प्लास्टिक। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। अब पर्यावरण का ये सबसे बड़ा संकट 4 परिषदें पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाती है, कोई निर्णय नहीं होता। पेरिस की परिषद में भारत को बुलाया गया, नया अपना नेतृत्व था। पेरिस की परिषद में पूरी की पूरी वो भी सारी की सारी परिषद खाली जा रही थी, कोई निर्णय नहीं हो रहा था। आखिरी दिन भारत को लेकर के भारत, ओबामा और रशिया इन 3-4 देशों की बैठक बैठी, अलग से बैठक बैठी और वो बैठक होने के बाद ओबामा जी बाहर आ गए और उन्होंने कहा परिषद तो जैसी हो गई वैसी हो गई, लेकिन आपके सामने घोषित करने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि फेल जाने वाली ये पर्यावरण की परिषद भारत के कारण बच गई और भारत ने जो नीति वहां पर दी थी उसके कारण एक नया हमारे सामने रास्ता। क्या रास्ता दिया था भारत ने? भारत ने कहा था पूरी दुनिया में मकर वृत्त पर जितने भी सारे देश हैं उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की। 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड, ये भारत ने वहां पर और ये नीति रखने के बाद पूरी की पूरी दुनिया में जो पर्यावरण की सारी परिषदें फेल जा रही थी, उस पर्यावरण की परिषद को भारत ने नेतृत्व दिया और भारत ने नीति रखी। उस पर आज भारत पूरा विश्व चल रहा है, पूरा विश्व। आज पूरी दुनिया में पर्यावरण पर एक अगर कोई सिंगल काम हो रहा है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का काम चल रहा है, बाकी पर्यावरण पर कोई भी काम नहीं। और वो दिया किसने? प्रस्ताव भारत ने। ग्रीन एनर्जी का प्रस्ताव भारत ने। दुनिया में गरीब देशों को अच्छा वैक्सीन देने का प्रस्ताव किसने रखा? भारत ने रखा। और आपको ये बताने में बहुत मुझे आनंद होता है कि जो भी प्रस्ताव भारत ने इंटरनेशनल स्तर पर रखे, उन सारे के सारे प्रस्तावों को दुनिया को मानना पड़ा और मानकर उस पर विचार करना पड़ा। पूरी की पूरी दुनिया में आज जो भारत कह रहा है, आपको पता है यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध हो रहा था, आपने अखबार में पढ़ा है कि मुझे पता नहीं, सारे के सारे नाटो के देश उसके प्रमुख अधिकारी भारत के दौरे पर थे।
ऐसा था, चीन का भी परराष्ट्र मंत्री, रशिया का भी परराष्ट्र मंत्री और अमेरिका का भी परराष्ट्र मंत्री एक ही समय पर भारत में थे, क्योंकि उनको पता है जब तक भारत का मत हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारी पूरे विश्व में कोई सुविधा नहीं। ये आज ये भारत आज हमें देश, जब भी हम इस बात का गौरव अनुभव करते हैं कि भारत ने 370 हटा दिया, भारत ने 370 हटा दिया, भारत ने 35A हटा दिया, कुछ सालों तक यही 370 हटा दिया। अरे 17 टेम्पररी प्रोविजन था, लेकिन इसको हटाने में हमको 70 साल लगे। क्यों लगे? क्योंकि अगर हमने ये हटा दिया, क्योंकि क्या है हमारे देश अभी तक बोलते हैं पार्लियामेंट की बात, अरे 370 ये मुद्दा है ना, ये युवों का मुद्दा है, 370 ये मुद्दा है ना, ये युवों का मुद्दा है। भारत ने उसको हटा दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होना चाहिए, जिस दिन भारत ने 370 हटाया, दुनिया का एक भी देश भारत के विरोध में खड़ा नहीं, एक भी नहीं। अरे जिस यूनो का ये प्रश्न था, इतने दिनों तक जो यूनो इसमें अड़ंगे लगा रहा था, उस यूनो ने भी एक भी शब्द को इसके विरोध में नहीं कहा। भारत की जीत है। 70 सालों तक जिसको हम डर करके गिर रहे थे, अरे इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान सारे इस्लामिक कंट्रियों को साथ में लेकर के भारत के लिए और कश्मीर के लिए इतने सारी दुनिया में अपनी प्रचार के दौर चलाता था, उस पाकिस्तान ने इस्लामिक कंट्रियों की एक परिषद सऊदी अरेबिया में जब हुई थी और उसके लिए भारत को निमंत्रण दिया गया था, तब पाकिस्तान ने इसको मुद्दे को उठाना चाहा। अरे इस्लामिक कंट्री आज 52 इस्लामिक देश है, लेकिन उन 52 इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान को उस परिषद से हटा दिया और कहा कि भारत को यहाँ पर रहना चाहिए। उन्होंने कश्मीर के इस मुद्दे पर निषेध का सारा प्रस्ताव भी लाने के लिए मना कर। ये भारत का आज ये भारत इस्लामिक कंट्री भी हमारे लिए इतना सोचती है। आज पूरा का पूरा पाकिस्तान है। मुझे आज भी वो याद है, वो दिन जब 370 हटाया गया था और पाकिस्तान के अखबार, पाकिस्तान के टीवी पर डिबेट चल रही थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम क्यों करेंगे। उसमें जो डिबेट करने वाला बड़े ताव से जो बोल रहा था, उसको उस डिबेट करते हुए थोड़ा रुकाया। उन्होंने कहा था कि सुनो, अभी वहाँ पर मनमोहन सिंह नहीं बैठे, वहाँ पर अभी मोदी बैठे। इतना मत उछलो, कोई इतना मत उछलो। ये पाकिस्तान के मीडिया वाले कह रहे, जब कोई शत्रु हमारे देश की प्रशंसा करता है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि हम अच्छे मानते हैं। आज भारत अच्छे मानते हैं। इन सारी की सारी बातों को जब एक आज आपको बताओ, पूरी की पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी देश रहा है। दुनिया कह रही थी कि इतना बड़ा देश है जिसमें पूरी की पूरी आरोग्य व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, वो देश इतना बड़ा कोरोना का संकट कैसा झेल पाएगा। भारत ने कहा चिंता मत करो, हम झेलेंगे। और दुनिया में सबसे सफलतम, हमारे पहले भी सफलतम 100 करोड़ का वैक्सीनेशन करने वाले देश हुए, लेकिन दुनिया में सफलतम 100 करोड़ का वैक्सीनेशन करने वाला भारत अकेला देश है। उसके बाद भारत को कोविड की कोई भी आपत्ति झेलनी नहीं पड़ी। ये भारत की वैक्सीन की ताकत। आज दुनिया में चीन ने वैक्सीन भेजी, दुनिया में मॉडर्ना ने वैक्सीन भेजी, दुनिया में फाइजर ने वैक्सीन भेजी। इन सारे वैक्सीनों की कंपनियों ने हर सेकंड में 1,000 डॉलर का मुनाफा कमाया है। हर सेकंड में $1,000 का मुनाफा। जब ये मुनाफा कमा रहे थे, तब पूरी पूरी दुनिया को 98 देश में भारत मुफ्त में वैक्सीन निर्यात कर रहा है। अरे तीसरे देशों को, दुनिया में जो तीसरे देश है जिनको वैक्सीन मिलना संभव नहीं था, उसको भारत ने वैक्सीन दी थी। और आज इसी के कारण जब दिनों में भारत का कोई भी प्रस्ताव आता है, तब सारी दुनिया भारत के पीछे रहती है, क्योंकि भारत की नीतियों पर दुनिया को गर्व है, विश्वास। चाइना, अभी आप सोचो, चाइना आज अपना शस्त्रास्त्र का कितनी बड़ी स्पर्धा अमेरिका के साथ कर रहा है, अपना आधुनिकीकरण कर रहा है। चाइना के आधुनिकीकरण से दुनिया को डर लगता है, अमेरिका के आधुनिकीकरण से दुनिया को डर लगता है, भारत भी आधुनिकीकरण
आधुनिकीकरण कर रहा है, भारत भी अपनी शस्त्रास्त्र बढ़ा रहा है, लेकिन दुनिया को भारत से डर नहीं लगता, क्योंकि भारत की नीतियों पर, उसके संस्कारों पर दुनिया को विश्वास है कि नहीं? कोई भी देश हमारे शस्त्रास्त्र के आधुनिकीकरण को कोई भी किसी भी देश ने नकारा नहीं, किसी भी देश ने उसको विरोध नहीं। ये भारत की ताकत, ये तेजस्विता, भारत की तेजस्विता हर बात। 75 सालों में हमने जो विज्ञान तंत्रज्ञान में प्रगति की थी, उतनी प्रगति शायद स्वबल अपने आत्मनिर्भर होकर किसी भी और देश ने नहीं। आपको लगता होगा कि अमेरिका ने की, लेकिन आपको पता है अमेरिका के विकास में सबसे ज्यादा योगदान दो देशों का है, एक तो इसराइल के जीवों का है और दूसरे भारत के। आज अमेरिका में हर 10वें इंजीनियर में 2 इंजीनियर भारत के होते हैं। अमेरिका के हर 9वें डॉक्टर में हर एक डॉक्टर भारत का होता है। अगली बात बताता हूँ, इकोनॉमिकल पावर जो अमेरिका बना है, उसके हर तीसरे स्टार्टअप में एक स्टार्टअप भारत है। हर तीसरे स्टार्टअप में एक स्टार्टअप भारत है। आगे की बात आपको बता दें, पूरी की पूरी अमेरिका में सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स निर्माण होती है, यूनिकॉर्न समझते ना, यूनिकॉर्न्स मतलब वो कंपनी जिसका पूरा मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ है। अमेरिका में जितने भी यूनिकॉर्न्स बने हैं, उनमें से 44% यूनिकॉर्न्स में भारत ने बनाए हैं, भारत के लोगों ने। उसमें भारत, एक समय ऐसा था जब हम अपने देश में रोजगार उत्पन्न करने के लिए अमेरिका के पास जाते थे, इंग्लैंड के पास जाते थे। आज वो अपने देश में रोजगार उत्पन्न करने के लिए भारत के पास आते हैं और भारत को कहते हैं कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। अमेरिका के टॉप के 10 जो कंपनियां हैं, उन टॉप के 10 कंपनियों में से 6 कंपनियों के सीईओ भारत में पहुंचते हैं। ये भारत की ताकत। इतना नहीं, भारत का इसरो आज अमेरिका के नासा के साइंटिस्ट के जो सैटेलाइट बनाए हुए हैं, उस सैटेलाइट को दुनिया में अमेरिका किसी और के देश के स्पेस एजेंसी पर भरोसा नहीं करता, केवल भारत इसका अपराध, केवल ये भारत की ताकत हो चुकी है। ऐसी बहुत सी ताकत में घुमा सकती है। इशारा, ये सारा का सारा क्यों हुआ? ये सारा का सारा हुआ क्योंकि भारत अपनी स्व आत्मविश्वास के साथ भारत जो खड़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण है भारत ने अपने जो सांस्कृतिक मूल्य है उस पर विश्वास करना है। दुनिया को जाकर के भारत ही बोल सकता है। आज पूरी की पूरी दुनिया शांति के लिए तरस है, पूरी की पूरी दुनिया शांति के लिए तरस है, लेकिन कौन शांति को लेगा पता नहीं। आप सबने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ का नाम सुना? अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ के एक प्रोफेसर है मौलाना वहीदुद्दीन खान। उनको एक बार सऊदी अरेबिया में इस्लामिक कंट्रियों की जो धर्म परिषद होती थी, उन्हें उनको बुलाया गया। नाम ध्यान में सोच, अब सच गज मौलाना वहीदुद्दीन उनको बुलाया और वहां पर उनको भाषण करना था। वहां पर आतंकवाद की चर्चाएं चली कि किस प्रकार से आतंकवाद ये होता है, वो होता है, वो होता है, बड़ी चर्चा चल रही थी। मौलाना वहीदुद्दीन खान को अपना अध्यक्षीय भाषण वहां पर करना था। उन्होंने कहा, बड़े अच्छे विद्वान अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ के बड़े अच्छे विद्वान, बड़े सुलझे हुए विद्वान, उन्होंने कहा हमारे देश की और हमारे धर्म की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? कि हम दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। ये गलती हमें नहीं करना चाहते। और उन्होंने अगली बात उन्होंने कहा, मैं आपको अभी कहता हूँ कि सारे इस्लामिक कंट्रियों को ये बोल देना चाहिए कि हमें दारुल हरब नहीं चाहिए, हमें दारुल इस्लाम भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए दारुल अमन। और मैं अगली बात आपको कह जाता हूँ, जब भी आपको दारुल अमन की बात करनी हो तो आपको भारत के पास आना पड़ेगा, क्योंकि दारुल अमन पूरी दुनिया में भारत ही दे सकता, ये भारत ही दे सकता। ये एक इस्लामिक कंट्रियों में परिषद में जाकर के एक भारत का मौलाना बोल रहा है, एक प्रोफेसर बोल रहा है। ये बात आपने टीवी डिबेटों में तारिक फतेही का नाम सुना? मैंने उनकी एक डिबेट सुनी। उन्होंने
पाकिस्तानी और उनका, वो तो पाकिस्तानी के है, तो उनकी और पाकिस्तान की कुछ न्यूज़ रिपोर्टर उनकी बातचीत चल रही और उस न्यूज़ रिपोर्टर ने उनको यूं ही बोल दिया कि कैसे आप पाकिस्तानी हैं? अरे पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान की हित में कुछ बोलना चाहिए ना, आपको इतना भारत के लिए प्रेम क्यों आ रहा है? उन्होंने जब जवाब दिया ना, वो जवाब मैं कभी नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं भारत पर प्रेम क्यों करता हूँ पता है? कि मैं भारत पर प्रेम इसलिए करता हूँ कि आज दुनिया में अगर सारे धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय समाप्त हो गए और केवल भारत अगर जिंदा रहा तो उन सारे मत, धर्म, पंथ, संप्रदायों का पुनर्जीवन करने की ताकत केवल भारत में। भारत जो हमें दे सकता है वो दुनिया का कोई भी देश नहीं दे सकता। ये उन्होंने पाकिस्तान के चैनल पर हमें भी तो अपना स्वस्थ खोजना चाहिए। आज हम हर रोज ये कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए, भारत को महासत्ता कैसे बन सकता? हम हर रोज अगर चाइना का सामान खरीद रहे हो, यहाँ पर गलवान घाटी में चाइना हमारे ऊपर आक्रमण करता है, जितना हमारा डिफेंस का बजट है उतना चाइना के साथ हमारा घाटा है, 72 अरब डॉलर इतना घाटा हम, और हर रोज हम चाइना का माल धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। हमने अभी तक अपने स्व को पहचाना, हमारे नेतृत्व ने स्व को पहचान लिया, लेकिन हम अभी तक नहीं पहचाने। संस्कृत का यहाँ पर परसों के लिए विषय हुआ था, आपको पता है आज नासा में 60,000 पांडुलियों पर रिसर्च, नासा की बात कर रहा हूँ, विमान शास्त्र का तो स्वामी जी ने उदाहरण, लेकिन भारत से ले जाकर 60,000 पांडुलियों पर आज नासा रिसर्च कर रहा है। हमें पता आज भारत में जो संजीवनी बुद्धि हमारे रामायण में कही जाती है, उस संजीवनी बुद्धि पर भारत में आकर के रशिया संशोधन कर रहा है। आपको पता भी नहीं होगा दुनिया का सबसे बड़ा महंगा चिकित्सक कौन होगा? एलोपैथी का होगा? नहीं। होम्योपैथी का होगा? नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा महंगा चिकित्सक आयुर्वेद का है, उसका नाम है दीपक चोपड़ा। हमें नहीं पता। जब तक हमें अपना स्व नहीं पता होगा, अपनी देश की खुद की ताकत नहीं पता होगी, तब तक हम दुनिया में जाकर के डंका नहीं बजा सकते। ये ध्यान रखें। जिस दिन हमें अपनी स्व की ताकत पता लग जाएगी, हमारे कल्चर की ताकत पता लग जाएगी, हमारे संस्कृति सभ्यता की ताकत पता लग जाएगी, तब ये देश जाकर के विश्व गुरु बनने के लिए तैयार हो जाएगा। वो तैयार हो जाए ऐसी प्रार्थना ज्ञानेश्वर मौर्य के पास करता हूँ, स्वामी जी के पास करता हूँ, और मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जंगल है इस देश की माटी, जंगल है इस देश की माटी, तपोभूमि है ग्राम है, तपोभूमि है ग्राम है, हरवाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, मंदिर सा पावन,
इस सुंदर गीत में जो बातें हम लोगों ने सुनी, वे सारी बातें किस प्रकार हमारे देश में अब साकार हो रही है, इसका इतना सुंदर प्रतिपादन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमारे शंकरों भैया ने किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की जानकारी के लिए उनका परिचय केवल एक वाक्य में देता हूँ कि धोती बांधकर खड़ा हुआ ये बालक हमारे आनंदी के प्रथम विद्यालय का वैदिक छात्र है, वेद पढ़ा हुआ है, कॉलेज में कभी गए नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में सभी कॉलेजियन स्टूडेंट्स की जो स्पर्धा हुई थी, उस स्पर्धा में पूरे महाराष्ट्र में सभी कॉलेजेस में जो विजयी हुए थे, उनकी स्पर्धा जो हुई थी मुंबई में, उसमें टाई बांध करके सूट बूट में आए हुए सब बालकों को पराभूत करके पहला क्रमांक लाने वाला हमारा गुरु। जिस प्रकार के वीर वैदिक हम लोगों को खड़े करने हैं, जिस प्रकार का सांस्कृतिक नेतृत्व हम लोगों को खड़ा करना है, उस मार्ग पर प्रतिष्ठान कैसे आगे बढ़ रहा है, इसका परिचय देने वाले जो दीने के छात्र हैं, उनमें वे अग्रिम पंक्ति में हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाषण के लिए शांत